बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस बाट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। सियासत पर ताज़ा तरीन सूरत हाल, मुल्क में जो हो रहा है, पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, शहबाज शरीफ तो हलफ उठा चुके हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए हैं। सदर का इंतखाब होने वाला है, उनका चंद दिनों बाद उनका भी इंतखाब हो जाएगा। आज हम बात करेंगे मुल्क में आपने देखा कि जमहूरियत जो है वो एक दफ़ा फिर एक पटरी पर आ गई है। अब लोग देख रहे हैं कि क्या, पहले तो सिर्फ बिजली के बिल ज़्यादा आते थे, अब तो गैस के बिल भी बिजली से डबल आना शुरू हो गए हैं। दूसरा, पंजाब में पीटीआई ने हफ्ते के रोज़ जिस तरह प्रोटेस्ट किया और तवक्को ये की जा रही थी कि उनकी गिरफ्तारियां अमल में नहीं लाई जाएंगी, उनको गिरफ्तार किया गया। मरियम का वो वादा जो उसने कहा था सिर्फ नून लीग वाले ही मेरे, मैं उनकी ही वज़ीर आला नहीं हूँ, पूरे पंजाब की वज़ीर आला हूँ। फिर जनाब जो एक निगहबान पैकेज तैयार किया गया है जिस पर जनाब मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दी गई है, उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। महमूद अचकजई के घर रेड जो किया गया है, छापा मारा गया है, उस पर जनाब बड़ा तूफान बदतमीज़ी शुरू हुआ है सोशल मीडिया में। फिर पार्लियामेंट में जो तकारीर हो रही हैं, अपोजिशन की तकारीर को जो पब्लिक का टीवी है, जिसे हम पीटीवी कहते हैं, सरकार का नाम दिया जाता है, सरकारी टीवी जिसे कहते हैं, आखिर है तो वो पब्लिक का टीवी, उस पर उनकी तकारीर नहीं दिखाई जा रही। पहले बानी पीटीआई की तस्वीर, बानी पीटीआई का नाम और बानी पीटीआई की तकरीर को रोका गया। जो अदारे हैं उनको ये सख्ती से हदायत की गई कि आप उनका नाम नहीं ले सकते। अब उनके जो आप देखें कि रहनुमा हैं, उनकी तकारीर जो नशर की जा रही हैं वो भी दिखाई नहीं जा रही। दूसरी जानब आप जो कुछ करना चाह रहे हैं, बज़ाहिर ये एक मैसेज है कि शायद बानी पीटीआई जो है वो कोई सॉफ्ट रास्ता अपनाए और वापस आ जाए, लेकिन ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने खुद ऑफर की कि आप हमसे वोट मांगे, हम आपको वोट देंगे, लेकिन उन्होंने वोट नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं मांगा कि वो अपना बयानिया जिंदा रखना चाहते थे, वो अपना बयानिया कुर्बान नहीं करना चाहते थे। उनके बयानिए के करीब जो जो भी आ रहा है वो उसको अपना हिस्सा बना रहे हैं। जैसे महमूद अचकज़ई उनके करीब आए हैं और उन्होंने उसको अपना हिस्सा बना लिया है। यानी कि बानी पीटीआई अपने बयानिए की तरफ मुसलसल बढ़ रहे हैं। आज कल पिछले कई दिनों से अब जो कॉलम्स हैं वो भी अब बिल्कुल ये इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि बानी पीटीआई अभी तक जो है वो बिल्कुल मोड़ नहीं हो रहे और वो अपनी बात पर कायम है। वो आप देखें, केपी के वज़ीर आला को देख सकते हैं, पंजाब में मियाँ असलम इकबाल का नाम सामने, आप उसको देख सकते हैं कि यानी कि वो आज पार्लियामेंट में जो एक दिन पहले तकारीर हुई, उन्होंने कह रही हम तो इतना तोड़ा गया, इतना जनाब हमारे ऊपर जो कुछ किया गया, लेकिन हम कुंदन बन गए हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सारी चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, पार्लियामेंट चलती नज़र नहीं आ रही। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। मियाँ शहबाज शरीफ की दौरान हलफ बर्दारी तकरीर के दौरान जो बॉडी लैंग्वेज देखी हमने। फिर जब ये हुकूमत लेने को तैयार नहीं थे, लाहौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कराची से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हम हुकूमत नहीं लेना चाहते, लियाकत चट्टा को सामने लाया गया। उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सारा सिस्टम तब्दील कर दिया। उसी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और ये हुकूमत लेने के लिए तैयार भी हो गए। मियाँ नवाज शरीफ को पार्लियामेंट में जब आप देखते हैं तो उसकी तस्वीर को देख के अब आप देखें कि अगर आप करीब से देखा हो, बड़े गौर से देखा हो, तो बड़ा तरस आ रहा होता है उसके साथ जो कुछ किया गया है। ऐसे बज़ाहिर वो उनकी तस्वीर नज़र आ रही होती है जैसे कोई स्पेशल, जो एक स्पेशल मैन है, उस तरह यानी कि वो बज़ाहिर दिखाई दे रहे होते हैं। पार्लियामेंट के अंदर आते जाते, बाहर जब साफ़ी उनसे सवाल करते हैं कि क्या आप वोट को इज्जत दो की बात करेंगे, क्या आप जनरल बाजवे का एहतसाब करने की बात करेंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। सोशल मीडिया पर बड़ी बुरी तरह नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दो जमातों के सवा, तीसरी एमकम ले लें, बाकी तमाम जमातें एजिटेशन में एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो रही हैं। तो बज़ाहिर ये आज भी यानी कि एक दिन पहले जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ तो राजा परवेज अशरफ ने तो कह दिया ये पार्लियामेंट मुझे चलती हुई नज़र नहीं आ रही। यानी कि वो खुद अब मान रहे हैं कि ये अब
जनाब काम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पीटीआई के लोग जिस तरह एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सारी चीज़ों पर बात करने के लिए, तजिया पेश करने के लिए सीनियर तजियाकार है, मुस्लिम लीग नून के अंदर की बड़ी बातें जानते हैं, हुकूमत के अंदर क्या होता है। जुल्फ़िकार ताहिर साहब हैं, उनसे बात करते हैं, वो बताएंगे। जी जुल्फ़िकार ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाट साहब। जी जी जुल्फ़िकार ताहिर साहब, आपने ये तमाशा तो देख लिया, आपने मेरी बात भी सुन ली, ये सारी चीज़ें आप कैसे देख रहे हैं? भाट साहब देखें, पाकिस्तान इज अ वंडरफुल कंट्री। यहाँ पे पार्लियामेंट में जिसके पास 6% की मेजोरिटी है, यानी कि टोटल 200 में से 17 सीटें जिनके पास हैं इन एक्चुअल बाय फॉर्म 45, उनका प्राइम मिनिस्टर है। तो अब मुझे जनाब बताएं कि 6% नुमाइंदगी के साथ शहबाज शरीफ साहब एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कैसे करेंगे। पाकिस्तान को इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जरूरत थी, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि उसमें हम इस तरह की फ्रेजाइल गवर्नमेंट के साथ उन चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते। और उसका नतीजा क्या क्या होगा, कौन भुगतेगा? आप, मैं और आम पब्लिक जो है। क्योंकि इकोनॉमी मुझे नहीं लगता कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये कंट्रोल कर पाएंगे। तो इनको बड़े चीजें वो ले नहीं पाएंगे। इनको एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का सामना तो है ही है, और सबसे बड़ा ये है कि जो इनके पास मैंडेट बड़ा क्वेश्चनेबल है, इनके पास कोई मोरल ग्राउंड नहीं है। ये कल को जहां भी जाएंगे वो कहेंगे भाई आप तो एक स्टोलन मैंडेट, अगर चले स्टोलन मैंडेट तो पीटीआई कह रही है, मैं वो वर्ड नहीं यूज करता, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल मैंडेट तो इनके का मतलब इनको सामना है ना, कि इनका मैंडेट क्वेश्चनेबल है। हर बंदा कहेगा, यहाँ पे किसी एम्बेसी के पास आप चले जाएं, मेरे सोर्सेज हैं, आपके भी सोर्सेज हैं, वो हर एम्बेसी वाला कह रहा है भाई ये मैंडेट जो है ये डाउटफुल है। चले वो कहते हैं स्टोलन पे हम नहीं बात करते, लेकिन ये इनका अपना मैंडेट नहीं है। तो जब सारी दुनिया को पता हो कि आपके पास मैंडेट ही नहीं है, तो लोगों ने आपके साथ डील डील क्या करना है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो इकोनॉमी है वो आगे चल के पाकिस्तान की वो मजीद सिंक करेगी, डिप करेगी, और जो कॉमन मैन है वो अल्टीमेट सफरर होगा। ये मुझे सिचुएशन नजर आ रही है। बात तो आपने ठीक की कि हालात बदस्तूर खराब से खराब तर होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, ना हमारे वज़ीर-ए-आज़म के पास कोई इस तरह हम कह सकते हैं कि उसको अलादीन का चिराग दे दिया गया है, उसे रगड़ देगा और रगड़ने से जनाब रोशनी होगी, और रोशनी से मुल्क में जो है वो तवानाई जो है आएगी, और एनर्जी आने से हम जो है वो खुशहाल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। IMF जो है वो आप देखते हैं कि इन्हें कर्जा देता है, नहीं देता, किन शर्त पर कर्जा देता है। पेट्रोलियम की कीमतें कम होने में नज़र नहीं आ रही। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, जो ज़रूरी अशिया है उस पर हम काबू पाएंगे, आवाम को जो है वो ज़रूरत की अशिया महंगे नहीं सस्ते दामों देंगे। जब आप किसान को जनाब बिजली सस्ती नहीं देंगे, खाद सस्ती नहीं देंगे, जो उसके इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो उनको आप उसको रिलीफ नहीं दे पाएंगे, तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि गंदम सस्ती होगी, चावल सस्ता होगा। इसी तरह सब्जी भी किसान बोता है, इसी तरह गंदम जो है, उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, गन्ना ले लें आप, जो भी आलू ले लें, वो किसान है। किसान जब खुशहाल नहीं होगा तो ये चीज़ें किसी सूरत भी आप कम नहीं कर सकते। तो जो 10 किलो का थैला, और उस पर आपने कहा कि जनाब 10 किलो है या 12 किलो है या जितना भी है, जो आप निगहबान पैकेज बना के आवाम को देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा हैं, तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये उन लोगों को भी दें जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। ये थैला उन लोगों के घरों तक भी पहुँचाएं जो नून लीग के नहीं है। भाई तवज्जो तलब बात ये है, आप ये बताएं, ये क्या जो चीज़ें आप देने जा रही हैं, ये क्या आपके कोई जगीर की चीज़ें हैं, वहाँ से आया हुआ पैसा है? क्या ये आपके बाप की लंदन की कमाई है जो आप इन्हें देने के लिए कह रही हैं? ये पाकिस्तानी अवाम के टैक्सेस का पैसा है, जिसके लिए आप बड़े एहसान कर रही हैं उनको देते हुए, और आपने अपने वालिद की तस्वीर उस पर चिपसा कर दी है। वो किस हैसियत में आप उसकी तस्वीर लगा रही हैं? पहले जनाब हमारे निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने अपनी तस्वीर स्पीड मोशन के हवाले से बड़ी लगा दी, फिर हाई कोर्ट के अहकामात जारी किए गए और तस्वीर उतारना पड़ी। ये तस्वीर भी उतर जाएगी जब रेट होगी। तो कैसे ये सारी चीज़ें, तो महमूद अचकज़ई के घर पे जो कुछ हुआ जनाब जुल्फ़िकार ताहिर साहब, उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आज भाट असद साहब ये कैसर ने इस पर एक बड़ी जनाब आता की है, बैरिस्टर गोहर ने। अब उन साहब लोगों को देख के लग रहा है
बैरिस्टर गौहर पहली दफा, इससे पहले तो नहीं मेरे ख्याल वो बैरिस्टर गौहर जो पार्लियामेंट में था, या साबिक गवर्नमेंट में जब पीटीआई की हुकूमत थी ये पार्लियामेंट में था? नहीं नहीं नहीं, ये तो उसकी गौर साहब अभी इलेक्ट हुए हैं और पहली और दफा जो पार्लियामेंट में आए हैं। जी और पहली उनकी दफा पार्लियामेंट में आए हैं। और साथ में मैं ऐड भी करता चलूं जनाब, कि जो पॉलिटिकल सीन बना हुआ है, मैं वही देखता हूँ। आपने नवाज शरीफ के ऊपर काफी बात की। नवाज शरीफ के लिए मेरी भी बहुत बड़ी सिंपथीज है। जनाब देखिए, इतना बड़ा उनका स्टैचर था, इतना बड़ा कद था, पॉलिटिकल कद। आज अगर आप वो असेंबली में बैठे वो, और दूसरी तरफ यही जिसकी आप गौहर की बात कर रहे हैं, गौहर खान की, पीटीआई बैरिस्टर चेयरमैन गौहर अभी की जो इलेक्ट हुए चेयरमैन है मौजूदा। अनअपोज्ड। तो अब वो देखें कि उनका कद, वो नवाज शरीफ साहब ये सारे सियासी खेल में बिल्कुल एक निक्कू बन के रह गए, और इनका छोटा भाई इनको आउटस्मार्ट कर गया, प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। और नवाज शरीफ साहब ने सवाए, मतलब आपके सामने ही है, जो जो कमाया है इस सारे फरवरी 8 के इलेक्शन में, उनकी अपनी सीट भी क्वेश्चनेबल है कि वो वहाँ पे वो जीते नहीं है। अगर फॉर्म 45 ओपन हो तो वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो मुझे बहुत इन पे तरस आता है कि इतना बड़ा इनका नाम था और अब ये ऐसे हैं। और दूसरी तरफ गौहर खान टाइप लोग जो हैं, अगर आप पीटीआई के देख लें, उनका कद कितना बढ़ गया। इनको कल तक कोई जानता नहीं था। बिल्कुल मे सही। 9 के बाद इन्होंने सियासत सही माने में शुरू की और ये खड़े रहे हैं। और देखें आज इनका कद, नवाज शरीफ इनके आगे बिलिटल लगता है, छोटा लगता है। पॉलिटिकल कद की बिल्कुल मैं सही, बात कर रहा बिल्कुल हूँ। सही। तो मेरी बड़ी सिंपथीज है नवाज शरीफ को लेके, क्योंकि पहले उनको 3 लंदन दफा से वजीर लाया आजम रह गया। चुके हैं, एक पार्टी के कायद हैं, और उनका बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बड़ा कदकार तो है उस हवाले वो से। लाया गया उनको कि वो आपको प्राइम मिनिस्टरशिप देंगे। वो इतना तजर्बा, 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने के बावजूद उनको समझ ही नहीं आई कि क्या खेल खेला जा रहा था उनके साथ उनको भी। लाया गया, बड़े बड़े इश्तिहार दिए गए, अखबारात जी के जी जी, सफे भर दिए हाँ जी, गए हाँ जी, आखिरी दिन तक, कि आखिरी पाकिस्तान दिन को तक नवाज उनको, दो, नवाज शरीफ पाकिस्तान को नवाज दो। हाँ जी, आखिरी दिन तक। मतलब मेरा ख्याल है कि चचा भतीजी ने मिलके उनके साथ खेला ऐसे है। क्योंकि क्योंकि उनको सारी नहीं गेम नहीं, प्लान का माफी पता चाहते था। हैं जुल्करनार साहब पावरफुल आप। कॉरिडोर्स के साथ जो स्क्रिप्ट लिखा गया था, वो स्क्रिप्ट की कॉपी मरियम नवाज के पास भी थी और शहबाज के पास भी थी, और जुल्करनार साहब माफी अनफॉर्चुनेटली चाहते हैं, नवाज शरीफ के पास नहीं थी। मैं और आप तो हुकूमत बनने से पहले, इलेक्शन होने से पहले ये कह चुके थे कि अब तो छोटी पसंद आ गई है, अब तो जनाब बड़े का नाम फारग कर दिया गया है, छोटा मंजूर नजर हो गया है। ये तो जी चीजें बिल्कुल, पहले सामने लेकिन आना शुरू हो लेकिन गई थी। उन्होंने देखे ना, इनको इनको किस तरीके से शीशे में उतारा हुआ था कि वो साहब तो, उसके बाद आपको पता है कि जब फरवरी 8 का ठीक। सामने रिजल्ट आया, एक तो उनके लिए ये बहुत बड़ा शौक था कि ये टींडे, कद्दू, टमाटर, मूली, गाजर के ऊपर इतना वोट कैसे पड़ गया। तो जी एक तो वो उनके लिए बहुत बड़ा शौक था, और दूसरा यही था कि जितनी सीटें मिली थी तो उनको लगा कि भाई इसमें मेरा चांस है, वैसे खत्म कर गए, अब तो शहबाज बनेगा। तो वो साहब तो उस दिन डिप्रेशन में चले गए। आपको पता ही है, 5 दिन वो डिप्रेशन में रहे। वो कमरे से बाहर नहीं निकले, ऐसा ही, नींद घर से बाहर नहीं निकले। बिल्कुल एक सही। कमरे से तो जाहिर है बाहर निकले ही होंगे अपने घर। घर 25,000 के नाल पे ऊपर जाती उम्रा है, तो वहाँ उसमें तो वो चहलकदमी करते ही होंगे, लेकिन बाहर मीडिया पे नहीं आए। हमने बिल्कुल 5 दिन उनकी शक्ल नहीं देखी। ऐसे ही है। तो एक तो मेरी सिंपथीज है ना। अब आ जाए अचक ज़हीर साहब के ऊपर। अचक ज़हीर साहब के ऊपर वही एपिसोड रिपीट किया है जो कि ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट या उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट करती आई है। मे 9 के जिस मे 9 का एक इन्होंने वो पकड़ लिया था काम कि जी ये बंदा मे 9 के लिए हमें चाहिए। उसका चाहे कोई लिंक होता था या नहीं होता था, उस डंडे के साथ उनको जिसे कहते हैं कि वो डंडा उसके ऊपर चलाते थे। वही हमने वही तरीका वारदात अचक ज़हीर साहब के हवाले से देखा कि उनके घर उसी तरह से रेड, जिस तरह से मे 9 के सस्पेक्ट के ऊपर रेड होते थे, उसी स्टाइल में उनका भी रेड हुआ। वो नहीं मिले, ये चीज तोड़ दो और उधर से बंदा उठा लो, मुलाजम उठा लो। ये हमने नोट में के हवाले से लेके एक सेट पैटर्न देखा है जो कि पुलिस करती आई है। तो यही हमने बलोचिस्तान में भी देखा, क्योंकि उन्होंने एक तरह तगड़ी सी तकरीर कर दी थी, और तकरीर के अलावा उन्होंने इसकी जसारत कर ली कि मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ लूँ आसिफ अली जरदारी के खिलाफ और पीटीआई की सपोर्ट के साथ। जी जी। तो अच्छा जुल्करनार साहब, यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा, दोबारा यहीं से शुरू करते हैं। जी जुल्करनार साहब, वेलकम टू बैक। अपनी बात जारी रखिएगा।
जी। आप बता रहे तो थे जिस तरह के। हाँ जी, हाँ जी, मैं उसका, हाँ जी, असद रई, जी जो महमूद असद रई साहब का मामला था वो बता रहा था, जिससे मैंने कहा उन्होंने जिसारत कर ली कि मैंने इलेक्शन लड़ना है और पीटीआई ने उनको सपोर्ट करना है, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जो अब जाहिर है फॉर्मली तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जनाब। वोट है। तो उसके बाद वही मे 9 वाला तरीका वारदात उन पे लगाया गया। और अभी मैं फिर इसमें भी देख रहा था कि परवेज इलाही साहब, जो पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं, उनको जो एंटी करप्शन के केसेस में कुछ रिलीफ मिलने का चांस बना हुआ है, तो यानी उन्होंने कि कहा जी कि जमानतें नजर आ रही हैं, अब ये जमानत पे चले जाएंगे, मजीद मुकदमात बनाने शुरू कर दिए हैं। तीन मे 9 रिलेटेड जो केसेस हैं वो पिंडी डिवीजन के, तो वो निकाल लिए भाई। 10 महीने बाद आपको याद आता है, तो मतलब यार फॉर गॉड से इन चक्रों से ये निकल आए। आगे अवाम ने इनके साथ क्या किया है और फिर नहीं इनको समझ आ रही। और अच्छा, अगर फिर यही है कि एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि मैंने रिकॉन्सिलिएशन करना है, मतलब मुफाहमत की सियासत करनी है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कल असम्बली के फोरम पे यही बात की कि भाई मुफाहमत चाहिए, तो करनी है, अपोजिशन को साथ में लेके चलना है। तो भाई एक तरफ तो आप मुफाहमत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मजीद केस ओपन मीन डाल रहे हैं। ओपन क्या करना है, नए से नए केस, 10-10 माह पुराने केस आप उठा के डाल रहे हैं। तो मतलब आप किससे बेवकूफ बना रहे हैं। आप सीधा कह लें कि हमने इनको हमने जिसे कह लें कि पंजाबी के अंदर तून के रखना है, इनको हमने कोई स्पेस नहीं देनी, इनको हमने फेंटा लगा के रखना है। और वक्त जब इनका आगे मुकद्दर होगा इनकी बचत, वो तब देखा जाएगा, हमने इनको कोई स्पेस नहीं देनी। तो प्रैक्टिकली जो इनके एक्शंस हैं वो यही बता रहे हैं कि इन्होंने पीटीआई को कोई टेबल पे नहीं लेके आना, इन्होंने उसको कूटा लगा के रखना है। और वैसे ये कैसे आएंगे। अब वो देख लेना, इलेक्ट होने के बाद शहबाज शरीफ साहब की तकरीर चेक करें ना, जनाब। वो कहते हैं जी कि मैं मे 9 के जो मुजरिमों को नहीं छोड़ूंगा। भाई आप उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर थे जब हुआ था, तब भी आपने यही कहा था, 10 महीने पहले भी आप ये कह चुके हैं। अब आपको कौन सी ऐसी 10 महीने के बाद यही कहानी कहने को, आपको जाहिर है किसी ने कहा होगा कि भाई ये तकरीर करनी है। और वैसे भी आप कह रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा। भाई आप तो अदालत नहीं है, अदालतों ने सजा देनी है, आप सजा देने वाले कौन होते हैं। आपने तो केसेस बनाने थे, वो बना लिए थोक के हिसाब से 10 महीने में, और अभी भी आप लगे हुए हैं और और उसका मजीद नतीजा आप भी, उसका केसेस नतीजा भी बनाएंगे। भुगत लिया है जुल्फिकार साहब, उसका नतीजा भी भुगत लिया है। मैंने आपके साथ जाहिर जब है भी नफरत गुफ्तगू पूरी की। कौम में। आप अगर सिंपैथी का वोट मिला पीटीआई को, वरना बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूँ पीटीआई जिस तरीके से ये इन्होंने उनपे मतलब यही टॉर्चर को लेके फेक केसेस, या ये तो जनरल केसेस भी कहते होंगे, तो मतलब इसका इन्होंने नतीजा भुगता है। और ये बाज आने वाले नहीं है और नहीं आएंगे। नहीं और जुल्फिकार साहब, मैंने आपने जब भी बढ़ेगी गुफ्तगू इनके की, लिए। जब भी हम दोनों ने प्रोग्राम में डिस्कस किया पीटीआई के हवाले से, अवाम के हवाले से, ओवरऑल सूरत के हवाले से, तो हमेशा हम एक ही बात करते थे, अब भी वही बात करते हैं कि पाकिस्तान की अवाम बहुत समझदार है, अब इसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप जो कुछ कर रहे हैं आपने उसका नतीजा पहले भी भुगत लिया है। अगर आप मजीद इसे में इजाफा करेंगे तो अवाम में मजीद गुस्सा जो है आप देखेंगे। और इस गुस्से का इजहार जिस तरह अवाम 8 फरवरी को कर चुकी है, आप अब जी, देखें 8 फरवरी को पता लग गया ना, मे 9 वाला। अब वो करवाए ना, जुडिशियल कमीशन बनाए इसके जी जी ऊपर। बिल्कुल। अब तो पता लग गया ना, मे 9 वाले क्वेश्चनेबल हो गया मामला कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था कि क्या था। उसके भाईजान ऊपर आप तो देखें बातें ना, उठ रही है ना। ये अब महमूद क्योंकि अचकजई की बात करते हैं, आपने देखे मौलाना फजल रहमान ने जो तकरीर की थी, वो कहते थे हाँ कि जी, फिर हाँ जी, हाँ जी, पर जनाब महमूद अचकजई का तो 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं कोई ना, तलक मुझे नहीं बताएं। है। वो मौलाना फजल रहमान ने कहा था ये फिर आपका जो 9 मई वाला वाकया है, ये तो उसने कहा फिर दफन हो गया ना। नहीं, वो तो अब क्लियर, अब ये तो हमें पता लग रहा है ना कि उसका जो उससे जो फायदा उठाने की कोशिश की गई, मतलब एक पार्टी को खत्म करने की पार्टी कोशिश को की खत्म गई, की गई, वो निशान तो वापस ले मतलब वो लिया गया। अभी भी उसको नहीं अच्छा, छोड़ा जा रहा है। इसीलिए 14 मे 9 घंटे का तो इसलिए वो क्वेश्चनेबल हो गया भाईजान सारा आप मामला। देखें, 14 घंटे आनन फानन ट्रायल करके पीटीआई के बानी को सजाएं दी गई, और ये अवाम में मैसेज दिया गया कि अब इसकी कोई जगह नहीं है, ये वापस नहीं आ सकता, इसको भूल जाएं। लेकिन नहीं, उसके वो तो अब बावजूद उतनी अवाम ने पॉपुलैरिटी उन साहब की बढ़ गई। बिल्कुल पहले ऐसे तो ही। हमें भी शक था, लेकिन फरवरी 8 के इलेक्शन में तो जिस तरीके से मैंने वही बताया ना, कद्दू टमाटर टीनों के फिर ऊपर भी हम वही बात पूरे करेंगे, कंट्री। हम वही बात करेंगे कि इलेक्शन की अगर कोई बात करता था तो वो बानी पीटीआई सिर्फ करता था। वो कहता था इलेक्शन करवाएं, उसने अपना निशान छीन लिया, उसने परवाह नहीं की। इन्होंने जनाब वही मूली गाजर आलू टमाटर निशान दे दिए, उन्होंने परवाह नहीं की।
और जनाब अवाम ने उसको मैंडेट दिया है। अवाम आज भी आप देखें कि इस जो आपने हालात पैदा किए हैं, उन्होंने मुल्क में जो एजिटेशन की कॉल दी, हमने देखा मुल्क भर में मुजाहरे हुए और लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले। तो आपके सामने अभी अभी जो हफ्ते को कॉल थी 38 पॉइंट्स के ऊपर, ऐसे ही वो आपके सामने ही क्या किया इन्होंने? और मतलब मरियम नवाज ने क्या किया है? वो कहती है कि मैं पूरे पंजाब की, मरियम नवाज ने कहा था सोशल मीडिया पे ट्रेंड निकला हुआ है, वो जो एक लड़का जो है वो आईसीयू में है, जिसको पुलिस ने मारा है। जी मारा है। पुलिस कहती है कि नहीं जी वो हमसे भाग रहा था, भागते हुए गिरा है, तब वो क्रिटिकल हुआ है। और भाई आप ये काम छोड़ ही नहीं रहे, और कब तक करेंगे आप? अवाम में नफरत बढ़ रही है, इससे अदारे बदनाम हो रहे हैं। अदारों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अदारों को तो कोई परवाह नहीं है, वो कहते हैं बदनामी कोई मसला ही नहीं है। जुल्फिकार साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है वो हालात से, जो मौजूदा सूरत हाल है, ताज़ा तरीन चीज़ों से जो हमारे नाजरीन हैं उनको बताया कि कहाँ क्या हो रहा है और आवाम के जज्बात क्या है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने आपके सामने रखी। तो इस पर मज़ीद बात करने के लिए हम मज़ीद जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे मुनव्वर इकबाल गोंदल साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं। मुनव्वर इकबाल गोंदल साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं, वो हमें कानून के हवाले से जो चीज़ें बता रहे होते हैं, उनका बड़ा तजर्बा है। सुप्रीम कोर्ट में वो पेश होते हैं और अपनी वो तमाम चीज़ें जो वो वहाँ पेश आती हैं और आने वाले दिनों में उन पे जो जनाब जो केसेस दायर होते हैं, जो नताइज आएंगे, जो फैसले आएंगे, जो कुछ होगा, उस पर हमें आगाह कर रहे होते हैं। तो जी अपना मुनव्वर इकबाल गोंदल साहब से बात करने से पहले नाज़रीन हम आपको बता दें कि अब जो एक दिन पहले हुआ है, जनाब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सदर फरमाया है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानब से मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरख्वास्त दायर हुई थी, वो उन्होंने मुस्तरद कर दी। और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें देने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, लेने के लिए जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, वो उन्हें नहीं दी गई। और वही जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दीगर जमातों में तकसीम कर दी गई हैं। एक तरफ आप मुसालत की जनाब बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ जनाब आप देखें कि उनका हक उन्हें हक नहीं दे रहे, तो इससे कशीदगी बढ़ेगी, इससे हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। हमें मुनव्वर इकबाल गोंदल साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। जी गोंदल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गोंदल साहब, मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई को मिलना थी, इलेक्शन कमीशन ने वो दरख्वास्त मुस्तरद करके दीगर जमातों में तकसीम कर दी हैं। अब कोई तवक्को है कि किसी अदारे से अदालत में जाने से, पीटीआई ने कहा है कि जी हम अदालत में इसको चैलेंज करेंगे, तो तवक्को की जा सकती है कि उनको ये सीटें वापस मिल सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार साहब ये देखें कि ये तो मखसूस बात हो रही है ना, मखसूस नशिस्तों की। जनाब इससे पहले जो जनरल इलेक्शन था उसमें जो पीपल्स तहरीक इंसाफ की जो सीटें थी जो उन्होंने जीती हुई थी, जो आज़ाद हसीयत में कैंडिडेट थे, जिनके पास उनका बल्ले का निशान भी नहीं था, वो जो तकरीबन 50-50, 70-70, 80-80 हज़ार से जो लोग जीते हुए थे, उनका वो फॉर्म जो 45 है वो दैट इज़ वेरी मच क्लियर। तो सबको आरओ को पता है, उन्होंने 47 में उनको हरा के, तो जो हारे हुए थे उनके गले में वो लित्रों का हार जो है वो डाला है, तो वो सबके सामने है। ये तो मखसूस है। ये कब मैंने उस दिन भी कहा था कि ये मुश्किल लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन तो इतना बायस है कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं, ये पूरी दुनिया में इस तरह का तो मेरा ख्याल है कोई शायद ही कोई इलेक्शन कमीशन हो। अच्छा, ये भी बता दीजिए हमारे नाज़रीन को, ये चेयरमैन इलेक्शन पड़ रही है। गोंदल साहब ये भी बता दें, चेयरमैन इलेक्शन की अब मुद्दत कितनी रह गई है? कब तक वो जनाब इस पाकिस्तान की जान छोड़ देंगे? देखिए वो तो उसको इलेक्शन कमीशन की क्या बात करनी है, ये सारे का सारा निजाम जाने वाला है। अगर ये इन्होंने होश के ना क्या एक इलेक्शन तक उनकी जो है वो मुद्दत होती है या मजीद उनके लिए कोई टेनोर कितना इनका जो है वो कानून में क्या है? एक चेयरमैन इलेक्शन कितने अरसे के लिए उसका जो है वो जनाब उसको अपॉइंट किया जाता है? नहीं, 5 साल के लिए इसकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है इसकी। तो ये जो है वो इसने पिछली गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब वाली गवर्नमेंट ने, तहरीक इंसाफ ने इसको अपॉइंट किया था। तो वो तो कई दफ़ा इमरान खान साहब बयान कर चुके हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था ये बहुत अच्छा ईमानदार आदमी है, इसको लगाएं, ये पार्टी की किसी की तरफदारी नहीं करेगा। तो उसकी नजर आ रही है कि उसके जनाब फैसलों से मुल्क में इस्तकामत आ गई है,
वो तो हमें पता चल रहा है कि क्या किया उसने। लेकिन ये अब इमरान खान की हुकूमत भी चली गई, बाद में 16 महीने ये भी चले गए, 5 साल का अरसा भी ख़त्म हो गया, तो अब इसकी जो है मुद्दत ख़त्म नहीं हुई, कितना अरसा बाकी रह गया है? नहीं, ये मैंने कोई कैलकुलेट तो नहीं किया है इसका, जनाब। ना इसका वो आपका प्रोग्राम करते हैं तो हम इसका जिक्र करते हैं, वैसे तो इस शख्स का जिक्र करने को भी दिल नहीं करता सही। कि जिस तरह का ये देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये अदालत होती है, अदालत में एक बंदा ओथ ले के जिस तरह वो काम कर रहा है, मतलब शर्म वाली बात है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? इनका ही कहना है, इनकी पार्टी का जो बरसर इक़्तिदार आए हैं, ना इनमें शर्म है ना कोई हया है, बस एक चल रहा है सिस्टम, सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, अवाम भी देख रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब जो कुछ असेंबली में शुरू हो गया है और जो कुछ महमूद अचकज़ई के साथ हुआ है और जो कुछ आगे होने जा रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये कोई मुल्क में सियासी इस्तेकामत आ सकती है, कोई मफामत हो सकती है? मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी उसी तरह जारी हैं, जो हफ्ते के रोज़ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए उसमें भी गिरफ्तारियाँ हुई, तो वो लोग अभी तक रिहा नहीं हुए। तो अब ये कैसे अब आने वाले दिनों में सीन बनते जा रहा है? क्या कोई तवक्को की जा सकती है कि पीटीआई के कारकुन, वर्कर और उनके रहनुमाओं के लिए कोई आसानियाँ पैदा होंगी? मैंने वो शायद पहले भी कहा था कि बिल्कुल नहीं, जनाब। क्योंकि ये जो है, इन्होंने जो मौजूदा ये घुसपैठी आके बैठ गए हैं, मैंने जैली मैंडेट के जरिए वजीर आजम भी बन गए और सदर भी बनने जा रहे हैं। ये जो जैली मैंडेट है ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक अवाम पाकिस्तान का मैंडेट चुराया है जी। और अवाम पाकिस्तान के अंदर भी एक इर्ताश है। और जो असेंबली में बैठे हैं वो देखें कि उनका वो जो बयान करने का अंदाज और असेंबली में जिस गुस्से में वो हैं, ये तो असेंबली मेरे ख्याल में बहुत पहले भी कह रहे थे कि अगर ये लंबी होती है, ये चलती है, चूंकि ये कोशिश करेंगे ना कि इसको चलाने की, जिन्होंने जो लोग इनको लेके आए हैं उनकी कोशिश भी होगी कि इस निज़ाम को हम जो है वो खींच के आगे लेके जाएं। लेकिन उसके साथ साथ ही जो आप बात कर रहे हैं कि महमूद अचकज़ई साहब के साथ इन्होंने जो किया है, देखिए कि पहले ही हमारे मुल्क में मसाइल हैं और स्पेशली बलोचिस्तान वाले, वहाँ पर एक जो है वो किस तरह की मूवमेंट चल रही है और आए दिन वहाँ पर किस तरह लोगों के साथ जो रियासती जबर है, या उनको कभी वो कहते हैं कि इनको हमने कौमी धारे में लाना है और दूसरी तरफ उनके ऊपर वो मजालम भी ढाते हैं। और आज जो उन्होंने उनके घर के ऊपर रात के तारीकी में जो सदर के कैंडिडेट हैं, इस वक्त देखें ना इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में वो किसके आईनी सदर का जो है वो इलेक्शन जो है कंटेस्ट करने जा रहे हैं, और उस शख्स के ऊपर जो एक मुल्की सालमियत की निशानी है, वो जब एक इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हो और उसके ऊपर रियासती जबर करे, तो ये मुल्क जो है वो किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। मैंने कई बार कहा कि ये अगर इसको लंबा करते हैं तो ये खतरे की घंटी है, जो स्टेबिलिटी है मुल्क की वो मुझे नहीं नजर आ रहा कि वो कायम रहेगी। क्योंकि जिस तरह के महमूद अचकज़ई साहब ने, अख्तर मैंगल साहब ने, एमएलए और दूसरा फजलुर रहमान साहब, ये जितने भी लोग हैं, इनके जो बयानात है, आज तक पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का जो है उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जिस तरह खुल के बात की है, और अवाम पाकिस्तान जिनकी वो आवाज़ आप हम तक नहीं पहुंचती, वो अपने तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर बातें कर रहे हैं। ये इनको सोचना चाहिए कि इनका भी मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, और मुल्क ऐसे चलते हैं ये जिस तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, फिर भी मखसूस नशिस्तों की हम बात कर रहे थे, तो गुंजर साहब, मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत में तो हम जाएंगे, तो आप अगर अदालत में जाती है इसके लिए पीटीआई की जमात, तो फिर क्या आप समझ रहे हैं कि कोई फायदा हो सकता है? इसमें तो बिल्कुल दूसरा कल एक अदालतों दिन के पहले जो देखें आखिरी जो बात है ना वो यही है कि हमारे पास और कौन है, कोई भी नहीं है अदालत के सिवा। जो भी है, जिस तरह की भी है, हमने जाना अदालत में ही है। बिल्कुल सही। लेकिन इस काजी फैज ईसा के होते हुए हमें इंसाफ की कोई तवक्को ही नहीं है जी, हो ही नहीं सकता कि क्योंकि वो बायस आदमी है, और जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों में तरीके इंसाफ के लोगों के साथ स्पेशली जो उनका बर्ताव है वो सारी दुनिया देख रही है, और जिस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जिस तरह साफियों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उनको गिरफ्तार किया है, उनकी जुबान बंदी हो रही है, इसी तरह तरीके इंसाफ के 10,000 से ज्यादा बंदे जो हैं वो औरतें और मर्द वो जेलों के अंदर हैं और उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही। और आए दिन आगे से वो देखें कि साथियों के ऊपर भी 9 मई वाला जो ड्रामा है वो तो चाह रहे हैं। क्या किधर जा रहा है मुल्क?
तो जनाब इनसे बिल्कुल देखें कि एक कानूनी आईनी हक है हर इंसान का कि जब भी वो कोई उसके साथ ज्यादती होती है तो वो कोर्ट कचहरी की तरफ जाता है। जी लेकिन बिल्कुल ये किसकी कोर्ट कचहरी है? कोर्ट कचहरी इनकी है। देखे कि जब वो एक मुजरम जो है वो इंग्लैंड से चला और जिस तरह उसको प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह वो अदालतें लगी और जिस तरह उनको उसको रिलीफ दिया गया, जिस तरह उसको असेंबली के अंदर बिठाया, किस तरह उनके गले में वो जो है वो तो क्या कहे किस तरह के हार डाले जा रहे हैं और जो जिनकी उनकी शक्लें नहीं नजर आ रही कि उनको मतलब खुद भी मेरा ख्याल है उनको एहसास है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। कर तो नहीं खैर है, उनके साथ हो रहा है और ये आगे जो अवाम पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अच्छा, और आपके लायक सबसे गिरफ्तार हैं आफ्ताब बाजवा साहब, दीगर लोग भी प्रोटेस्ट करते हुए गिरफ्तार हो गए थे, उनके बारे में जो लायर्स फोरम है, जो लायर्स कम्युनिटी है, उन्होंने कोई इसके लिए कोई जनाब कोई हुकूमत अमली मुरतब की है हाँ क्या? जी, हमने वो आल पाकिस्तान जो है वो कन्वेंशन हम बुला रहे हैं 7 तारीख को इस्लामाबाद में और उसमें जो है आइंदा का जो लाया अमल है इसके वकला के तारीख के हवाले से और जो हमारे स्पेशली तरीके इंसाफ के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है उस सिलसिला में हम एक बहुत बड़ा कन्वेंशन करने जा रहे हैं 7 मार्च को इस्लामाबाद में। तो किन दफात के तहत इनको हिरासत में लिया गया है, जो हफ्ते के रोज लोग गिरफ्तार हुए हैं? जी सर, इन दफात कौन सी होती है? यहाँ कोई कानून है, कोई आइन है? कानून और आइन की जिस तरह धज्जियां बखेरी जा रही हैं, इनके पास वो दहशतगर्दी का जो भी कोई वो आप ही भरता है तो उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा काट देते हैं। ये सहाफियों ने 9 मई किया था जिसके ऊपर वो इमरान रियाज के ऊपर इमरान 9 मई रियाज वाला और केस असद था। नूर की तस्वीर तो जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंच गई है और उनकी रिहाई का भी मुतालबा किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां नवाज शरीफ ने जब आज हलफ उठाया है, जब उन्होंने हलफ उठाने के बाद तो ये की जा रही थी कि शायद वो सबसे पहला ये ऐलान करेंगे कि जो भी सियासी कैदी हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए। तो ये की जा रही थी कि इमरान रियाज और असद नूर की भी रिहाई का शायद जो है वो प्रोसेस हो जाए, लेकिन ऐसा ऐलान नहीं हो सका। तवज्जो तलब बात तो यही थी, लोग ये तवक्को कर रहे थे, तो लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी वही चीज़ें चल रही हैं जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं कह नहीं रहे हैं सर, आप कह रहे हैं ना कि उसने हलफ उठाया है, जनाब। तो मेरे ख्याल में उससे हलफ लिया गया है कि आपने ताबियादारी करनी है और जिस तरह आप आते थे उस गेट के अंदर डिग्गी में, आपने उसी तरह ही आना है। जनाब उसने हलफ नहीं उठाया सर, वो उससे हलफ लिया गया है नहीं, कि जब आपने आपने ताबियादारी नहीं करनी जब है और जिस तरह आपने वो सहमा हुआ है वो लगता गुंदर है कि साहब वजीर आजम पाकिस्तान है सर। गुंदर साहब जब आप जनाब मोहतरम इज्जत माब लियाकत चट्ठा साहब को सामने ले आए थे, तो फिर आपने ज़बरदस्ती उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी। वो तो इक़्तिदार नहीं लेना चाहते थे, ना पीपल पार्टी लेना चाहती थी, तो आपने जो लियाकत चट्ठा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई तो उसी रात उन्होंने तो कहा भाईजान हम हाज़िर हैं। तो वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उनका कोई वजीर आजम तो नहीं है, ये घुसपैठ ही है सर, जाली मैंडेट है। और वो हैरानगी वाली बात है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ये भी लफ्ज मामूली हो गया सर। ये जो पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त हमारा जो एक तमस्कर उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तानी अवाम जो है ये कहने को तो कहते हैं कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और ऊपर से ये काम कैसे कर रहे हैं। गुंजर दुनिया साहब जहान बहुत की जो शुक्रिया, बुराई है आपने वो में हम में पाई जा रही है। आपने में ज्वाइन किया। गुंजर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हकायक पर पर्दा उठाया, चीज़ें बताई कहाँ क्या हो रहा है और किस चीज़ की तवक्को की जा रही है। नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक का टाइम है, दोबारा फिर यहीं से शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में पहले जुल्फ़िकार ताज साहब बता रहे थे कि हकायक क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं, पार्लियामेंट क्या कर रही है और दीगर अदारे जो है वो क्या करने जा रहे हैं, क्या हो रहा है। हम ताज़ा तरीन चीज़ें जो है वो आपके सामने पेश करते हैं। तो अब हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार है जनाब आसिफ उस्मानी साहब, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी आसिफ उस्मानी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उस्मानी साहब, आपने देखा कि पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, एक दिन पहले जिस तरह हंगामा राई हुई, बड़ा कुछ हुआ, वहाँ शोर शराबा भी हुआ, महमूदा चकवई के घर पे छापे पड़े, पंजाब में हफ्ते के रोज प्रोटेस्ट करने वाले कई लोग गिरफ्तार हुए। तो ये सारे माहौल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कोई आने वाले दिनों में ये तवक्को की जा सकती है कि ये हुकूमत चल पाएगी या आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाएगी? जी बहुत शुक्रिया बात का मुझे लाइन पर लेने का। सर देखिए, ये जो भी सूरत हाल है, असेंबली में जो भी लोग पहुंचे हैं,
और जिस तरह पहुंचे हैं ये सबको ही मालूम है। तो एक जो मैंडेट है, जब उसको डैमेज किया जाता है, जब उसको डंड किया जाता है, और पूरी रियासती कुव्वतें, हम सबको मालूम है किस तरह इस इलेक्शन को एक वन साइडेड रुख देने के लिए पूरी अपनी कोशिश करती रही। और उसके बाद किसी ने नहीं सोचा था कि क्या रिजल्ट होगा, और फिर वो भी सारी तफसील सबको पता है फिर जो हुआ। और उसके बाद तहरीके इंसाफ की सीटें कट होते होते भी 92 लोग जो हैं वो इस वक्त असेंबली में मौजूद हैं। और ये वो लोग हैं जो रिवायती सियासतदान नहीं हैं। ये पीटीआई की ना ए टीम है ना बी टीम है, ये पीटीआई की सी टीम है। ये एक बिल्कुल रा खेप है। नहीं, सीटिंग जो कैसे असद कैसर, पहले आप देखें कि कौमी असम्बली का स्पीकर रह चुका है, वो भी पार्लियामेंट में है, दीगर जी भी जी बहुत से ऐसे लोग, हाँ ये आप कह जी, सकते हैं ऐसे लोग भी आए हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। वो तो बजाय लेकिन अगर तकरीर करते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे जनाब बड़े मंजे हुए सियासतदान है। एक दिन पहले जी जिस जी तरह उन्होंने जनाब आप देखें कि बैरिस्टर गोहर ने बिलावल भुट्टो के जनाब तकरीर का जवाब दिया, उसने कमाल जनाब तकरीर की। इसी जी तरह बेशक, कह सकते हैं जनाब ये देखिए, ये इसमें डेफिनेटली पुराने जो तहरीके इंसाफ में जो लोग तहजीब तमाम जो ये पिछले 18 19 20 महीने 2 साल जो गुजरे हैं, जिसमें जो लोग कुछ ने छुपकर टाइम गुजारा और कुछ ने सामने रहकर गुजारा, जिसमें आपने जिक्र किया असद कैसर हैं और दूसरे लोग हैं। तो ये लोग आपको चंद लोग ही नजर आएंगे, इतने ज्यादा भी नहीं है कि ये आप जो बड़े बड़े नाम थे वो सब इस वक्त जो है वो छट गए हैं, हट चुके हैं। लेकिन ये जितने लोग भी हैं ये भट्टी में तप कर आए हैं। ये जिस तरह आपने कुंदन कहा बन गए कि हैं, दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं ये कुंदन बन गए हैं। आज असद कैसर ने भी कल कहा कि जी जी जनाब जी जी हम तो वो लोग हैं जो कुंदन बन गए हैं, बड़ा दबाव डाला गया, रात को छापे मारे गए, पकड़ा गया, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन हमने कहा जान तो जा जी, सकती है। ये सारे के सारे बड़ी सख्त छलनी में से छन कर आए हैं। ऐसे ही और ये ऐसे लोहे के चने हैं जो किसी को भी चबाने के लिए ना बड़े अपने जो दांत है ना वो या तो तुड़वाने पड़ेंगे या फिर उस लोहे से भी सख्त दांत बनवाने आप पड़ेंगे। देखें ना, ये 92 लोग जो 92 लोग हैं, ये पूरी पार्लियामेंट पे भारी साबित हो रहे हैं जी जनाब। जी वो जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी करते हैं तो मुस्लिम लीग नून के तो लोगों के पास जवाब देने के लिए मासवाए चंद एक के कोई बात ही नहीं होती। पीपल पार्टी वाले उन नारों का जवाब ही नहीं दे रहे होते। हाँ जी, उनको तो अभी यही यकीन नहीं ना आ रहा कि ये वो जीत गए हैं। ऐसे वो तो जितने लोग हैं वो तो उनको शर्मिंदगी भी है और उनको। हफ्ते के रोज जिन लोगों ने पंजाब में मुजाहरे किए तो सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा जी आप ये जिस पंजाब वज़ीर-ए-आला की बात कर रहे हैं ये तो मुझसे आ रही हुई है। वो जनाब जो उसके मुकाबले में क्या जी, वो न्याजी के खान साहब के भांजे से मेरा ख्याल वो आ रही है। नहीं, वो उसका नाम क्या है, शहजाद फारूक जो है वो उससे आ अच्छा, रही है। जी 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 शहजाद जी फारूक जी ने जी कहा, जी। इसी तरह दीगर ने भी तो कहा जनाब। जी जी हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए बात यही है कि इन लोगों की जो आप देखिए ना जो फेस रीडिंग है, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है जनाब, वो जब देखिए ना आपका जो आपके साथ जो अपोजिशन है, यानी जो आपको कन्फ्रंट कर रहा है बंदा, जब वो मॉरली स्ट्रांग ही नहीं है, जब नून लीग के लोग हैं तो ये देखिए ये पुराने मंजे हुए लोग हैं, लेकिन इनकी इस दफा बॉडी लैंग्वेज बहुत गिरी हुई है। आपको जब आप समझते हैं कि भाई हमें अवाम ने पूरी तरह रिजेक्ट किया है, हम जो सर्वे शेयर कर रहे थे, जिन सर्वेस की बात कर रहे थे हम, कि जो अवाम का जो मूड है वो 90% से अलग है, और इनको तमाम ग्राउंड जब तैयार करके दी गई, सारा काम कर लिया गया, इवन बल्ला भी ले लिया गया, उसके बावजूद लोगों ने अपने निशान, अपने जो उनके नुमाइंदे थे उनको जब चुनकर वोट डाला है, तो उसने सिर्फ नून लीग में ही नहीं, पूरे मुल्क के अंदर जो जितनी भी जो रियलिटीज हैं या रियलिटीज थी या जितनी भी ताकतें हैं, उन सबको एक दफा झंझोड़ा है। और उन्होंने बताया है कि अवाम का मूड क्या है, अवाम क्या चाहती है। आपको असेंबली में वही नजर आएगा जो अवाम का, जो आपने सवाल किया था ना कि असेंबली का क्या बनेगा जनाब, तो जिस तरह अवाम के अंदर अनरेस्ट है ना, अवाम बड़ी बेचैन है, और अब अवाम जो है वो उसने जिस मैंडेट को वोट दिया था, उसने जिस पार्टी को वोट दिया था,
जब वो मौजूद नहीं है और उनके नुमाइंदे जो भी पहुंचे हैं इस पूरी जो मैराथन थी, जो बड़ी मुश्किल मैराथन थी, जिसके अंदर से वो कांटों के ऊपर से, कोयल आग के ऊपर से और तमाम दरिया अबूर करके ये जो 90 लोग पहुंचे हैं वो अपने खुद का, ये ऐसे ऐसे ये लोग हैं कि इनको वहां से अगर को 5-10 लोग नारे भी लगाते हैं, ये 90 लोग वो हैं जो अपने दिल से नारा लगाते हैं, जो अपने दिल से बात करते हैं, जिनके पीछे अवाम की बैक है। तो ये बड़ा मुश्किल होगा और जितने एनालिस्ट हैं सबकी यही राय है, बल्कि इस इलेक्शन से पहले भी जितने जो समझदार लोग थे वो यही कहते थे कि इलेक्शन अगर हो भी गया, नून लीग को जितवा भी दिया गया, हालांकि वो जीत नहीं सकी, ये जो मैंडेट है ये बहुत थोड़ा मैंडेट है। इस वक्त भी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो तहरीक इंसाफ ही है, चाहे वो दूसरी पार्टी के अम्ब्रेला नीचे आई है, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी है वो वही है। तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि अवाम का जो मैंडेट है वो आंदोलन किया गया, चाहे आपने तब्दील कर दिया, वो झलक मार रहा है असेंबली के अंदर भी कि जो लोग जीत कर आए हैं वो असल में कमजोर हैं, यानी जो तहरीक इंसाफ की मुखालिफ पार्टी है, जो जिनको जीत दिखाई गई है वो असल में कमजोर हैं और वो मोरली भी कमजोर हैं। जी असद उस्मानी साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपका हमारे प्रोग्राम में जनाब तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, आपने अवाम को ताज़ी सूरत हाल से आगाह किया। नाजरीन, हम सिर्फ ये बताते चले कि आज हमने प्रोग्राम में जनाब जुल्फ़िकार अख्तर साहब को, जनाब मुनव्वर इकबाल गोंदल साहब को, जनाब असद उस्मानी साहब को लिया और सब ने एक ही बात की कि अवाम का जो मैंडेट स्टोलन किया गया है उस वजह से पार्लियामेंट में जो चंद पीटीआई के लोग हैं वो पूरी जितनी भी यानी कि दूसरी जानब नून लीग और जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ है, जिन्होंने जनाब वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए जो अपना किरदार अदा किया है वो एक तरफ, और पीटीआई के 92 लोग तकरीबन 208 के मुकाबले में एक तरफ है और वो बारी बार दिखाई दे रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि पार्लियामेंट चलनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे कि मुल्क में इस्तेकामत आनी चाहिए। हम पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनसे भी तवक्को करते हैं कि जो लोग सियासी जनाब केसेस में गिरफ्तार हैं, जिनके ऊपर जनाब बिल्कुल इक्का दुक्का ऐसे जनाब वायलेशन के इक़दाम हैं, जिन्होंने कोई बड़े संगीन जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया, उनकी रिहाई होनी चाहिए। और हम यही कहेंगे जो इमरान रियाज गिरफ्तार है उसको जनाब अज़हार राय का जो है मौका किसी से भी छीना नहीं जा सकता, छीनना नहीं चाहिए। इससे हुकूमत की भी बदनामी हो रही है, अदारों की भी बदनामी हो रही है। पहले वो हिरासत में रह चुके हैं, असद तूर के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई है, उसकी भी रिहाई होनी चाहिए और सबको आज़ादी ये रहायत अज़हार का जो है वो मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो है वो बिल्कुल माहौल ठीक किया जाए और अदारों को अपना किरदार अदा करते हुए इस मुल्क को दुरुस्त सिमत में चलाने के लिए सियासतदानों को एक टेबल पर बैठाना चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपने मेज़बान यूनुस पाठ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।